लास्ट लेक्चर में 10 फाई निकालने का रह गया था। इसमें आपको क्या करना था, 10 फाई का फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला आपको बुक में ही दिया हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं वहां पे, एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। कंफ्यूज मत होना, बुक में एक्सएल माइनस एक्स सी है, मैंने यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्सएल लिखा है। जो भी बड़ा होता है दोनों में से, उसमें से माइनस करना होता है। जैसे कि इस वाले प्रॉब्लम में एक्स सी बड़ा था एक्सएल से, तो दोनों को माइनस करके ऑलरेडी हम इस प्रॉब्लम में ला चुके थे 96। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्स सी माइनस एक्सएल को हम लोग माइनस करके ऑलरेडी क्या ला चुके हैं, 96। तो एक्स सी माइनस एक्सएल को ऑलरेडी माइनस करके हम लोग ला चुके हैं 96। यहाँ पे मैंने 96 लिख दिया है। आर की वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास है 25, तो आर की वैल्यू 25 ओम्स दी हुई है, वो डालते हैं। और क्योंकि अब डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली लॉग ले लेते हैं दोनों का और माइनस कर देते हैं। लॉग लेने के बाद ऑब्वियसली 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट आएगा, 25 में भी 2 डिजिट है 25 में, तो उसके लिए भी 1 पॉइंट आएगा। 96 का जीरो में लॉग देख लेना, 25 का जीरो में लॉग देख लेना। ओके, और फिर एंटी लॉग निकालना पड़ेगा लास्ट में माइनस करने के बाद। होपफुली माइनस भी बहुत इजी होगा उसका। तो एंटी लॉग निकालने के बाद आपका आ जाएगा 3.84। ठीक है, फिर ये जो 10 फाई है इसमें से सिर्फ फाई की जरूरत है हमको, इसको फेज एंगल बोलते हैं, तो फेज बोलते हैं इसको। तो 10 हट, अगर हम इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स। और ये 10 इनवर्स आपको निकालते आना चाहिए। कैसे? आपको नंबर ढूंढना है लॉग टेबल में जो इसके बहुत क्लोज हो। क्या नंबर है ये जो हमारे पास है? ये नंबर है 3.84। तो आप देखना, आपको समझ में आएगा। मैंने आंसर लिख दिया है यहाँ पे, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 74 डिग्री, और ऊपर जो है रो दी होती है उसके 0.4 डिग्री वाले कॉलम में देखना, आपको ना लगभग इसके आसपास का नंबर मिलेगा। अब वहां पे 0.84 समथिंग ऐसा नंबर मिलेगा। ठीक है, 0.84 समथिंग। वो 84 नंबर जो है ना, उसकी स्टार्टिंग वाले कॉलम में देखना आप, जहाँ पर 0 डिग्री होता है, 0.0 डिग्री, वहां पर आपको ना 3 पॉइंट वाले नंबर मिलेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इंटरनेट पे बता देता हूँ लॉग टेबल डाउनलोड करके। नेचुरल टेंजेंट्स, तो आप देखो जब आप नेचुरल टेंजेंट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर नेचुरल टेंजेंट में दिखाई देगा। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि ये समझ में आए आपको जल्दी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास एक डिजिट है, जहाँ मैं कर्सर दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ है 3.8667। देखो जो लॉग टेबल होता है ना हमारा, उसमें 3 पॉइंट ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया होता, जैसे यहाँ पे 3.8667 लिखा है ना, वैसा डायरेक्ट नहीं दिया होता लॉग टेबल में। लॉग टेबल में सिर्फ आपको 0.8667 दिया रहता है। थ्री वाला जो थ्री है ना, डेसिमल के पहले जो ये जो थ्री है, ये सिर्फ पहले वाले ही कॉलम में मिलेगा, ये पहले वाले नंबर में ही थ्री देखने मिलेगा आपको। ठीक है, 3 पॉइंट, बाकी इसमें 3 पॉइंट देखने नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, बाकी पीछे के जितने भी नंबर्स है उसमें जैसे ही इस वाले टेबल में 3 पॉइंट लिखा हुआ है ना, वैसे ही 3 पॉइंट पकड़ के चलना है आपके वाले लॉक टेबल में। आपके वाले लॉक टेबल में हर नंबर में 3 पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सिर्फ 75 का ही आप देखोगे ना, तो पहले वाले कॉलम में होता है 0.0 डिग्री, दूसरे वाले कॉलम में होता है 0.1, यानी कि 75.1, और तीसरे वाले में होता है 75.2, चौथे वाले में होगा 75.3। करेक्ट, तो 75.3 डिग्री पे हमको ये जो नंबर है चाहिए था, ये लगभग मिला हमको। कितना नंबर चाहिए था? 3.84 चाहिए था ना, तो 3.84 3.86 ऐसा लगभग क्लोज नंबर हमको मिला है। कितने डिग्री पे? 3.8 नंबर नेचुरल टेंजेंट में। कितने डिग्री पे मिला हमको? 75.3 डिग्री पे। अब बुक में जो आंसर है ना वो रेडियन में है, और ये आंसर हमारा किसमें है? डिग्री में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से, और आंसर किस में आ जाएगा? रेडियन में। अगर आपने इतना भी लिख के छोड़ा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर डिग्री में यहाँ तक आ चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपके पास कैसा है कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया आपको, उसमें एक कैपेसिटर बोला है 100 माइक्रोफेराड का, कॉइल बोला है रेजिस्टेंस कॉइल। यहाँ पे देखो मैंने बनाया साइड में रेजिस्टेंस कॉइल है। इस कॉइल के पास रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है।
कॉइल है तो ऑब्वियसली इंडक्टेंस तो होगा ही 0.5, कॉइल में इंडक्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम्स। और इसको कनेक्ट किया सीरीज में 110 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज के साथ। ये है 110 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज के साथ इसको कनेक्ट किया है। और यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटेंस है वो है 100 माइक्रोफेराड का हमारा ये कैपेसिटर लगाया हुआ है इसके साथ सीरीज में। वो बोल रहा है आरएमएस वैल्यू निकालो करंट। देखो कैपेसिटेंस था 100 माइक्रोफेराड, रेजिस्टेंस था 50 ओम्स कॉइल का, और वही कॉइल का इंडक्टेंस भी है 0.5 हेनरी। ईएमएफ उन्होंने बता दिया, आरएमएस वैल्यू दी है ईएमएफ की, यहाँ पे दी है ईएमएफ की आरएफएस वैल्यू 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, यहाँ दिया हुआ 50 हर्ट्ज। ओके, हमको आरएमएस करंट निकालने बोल रहा है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आईआरएमएस का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। आईआरएमएस का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस बाय जेड। तो आरएमएस का फॉर्मूला यहाँ दिया है ई आर एम एस अपॉन जेड। कहाँ से आया भाई ये फॉर्मूला? जैसे करंट का फॉर्मूला होता है ना वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वो सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा होगा उसमें रेजिस्टेंस तो होगा नहीं, रेजिस्टेंस है मगर रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो जेड का यूज करेंगे इम्पिडेंस का, है ना। अकेला सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो आर यूज करते हैं, अकेला सिर्फ कैपेसिटर होता तो एक्ससी यूज करते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर अकेला इंडक्टर होता तो एक्सएल यूज करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। मगर यहाँ पे तीनों है, रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी, तो इसलिए जेड का यूज। जेड निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें से हमको एक्सएल एक्ससी भी नहीं पता, तो एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा एल और एक्ससी का फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी। अब एक्सएल एक्ससी निकालने के लिए ओमेगा पता होना, ओमेगा का फॉर्मूला होगा 2 पाई, और गनीमत से एन दिया हुआ है, एन है 50 हर्ट्स। तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू डालेंगे 50, तो 50 टूजा कितना हो जाएगा 100, और 100 पाई जो है रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा ओमेगा। फिर एक्सएल निकाल लोगे ओमेगा एल डाल के, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 100 पाई, और एल की वैल्यू कितनी है 0.5। 100 × 0.5 हो जाएगा 50, और बचेगा क्या पाए। ये आ गया एक्सएल की वैल्यू। एक्सएल एक टाइप का अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट है, तो उसकी यूनिट ओम्स होती है, उसकी यूनिट क्या होंगी ओम्स। फिर एक्ससी निकालना है, एक्ससी का फॉर्मूला 1/ओमेगा सी। ओमेगा का फॉर्म ओमेगा की वैल्यू निकाली 100 पाई, और सी की वैल्यू दी हुई थी हमको 100 माइक्रोफेराड। तो 100 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो के लिए क्या लगाएंगे 10⁻⁻⁶। देख लो यहाँ पे दिया 100 माइक्रोफेराड, तो माइक्रो के लिए क्या लगाएंगे 10⁻⁻⁶। कंफ्यूज नहीं होने का, माइक्रोफेराड मतलब क्या वहाँ पे 10⁻⁻⁶। ओके, फिर उसके बाद एक्सी को सॉल्व करना है, तो देखो 100, ये वाला जो 100 है और ये वाला जो 100 है इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 10⁻+4। +4 -6 क्या होगा -2, और 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10⁻+2। ऊपर ले जाने के बाद 10⁻+2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 100, और अपॉन में आ जाएगा पाई। फिर इसको मैंने एज इट इज रहने दे दिया सॉल्व करने के लिए। अब देखो जेड निकालेंगे, तो यहाँ पे जेड इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या सिखाया था, ये देखो यहाँ लिखा है इम्पीडेंस का फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, करेक्ट। तो यहाँ पे हम जेड निकालेंगे, जेड निकालने के लिए एक्सएल मैंने ऊपर निकाला हुआ था 50 पाई, और ये देखो यहाँ लिखा निकाला हुआ है 50 पाई, और एक्ससी की वैल्यू मैंने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, दैट इज 100/पाई। ओके, ओम्स में। तो एक्सएल माइनस एक्ससी का क्या करेंगे बेटा स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी 50, तो 50 का भी क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस का भी स्क्वायर है देखो। फिर वही है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 50 पाई × पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, और 100 आ जाएगा, और अपॉन में क्या बच जाएगा पाई स्क्वायर, और 2500। फिर मैंने 50 पाई स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल ली यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। मैंने यहाँ पे वो 50 पाई स्क्वायर की वैल्यू डाली, 100 माइनस किया, अपॉन में पाई स्क्वायर है, ब्रैकेट खोल दिया, तो पाई का भी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2500। ये दोनों आ गए, ये दोनों आगे, तो इनका डिवीजन था, तो ये साइड में देखो उनका डिवीजन करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, हाँ यहाँ पे उनको डिवीजन मतलब माइनस कर दिया दोनों का, माइनस किया ये आ गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैंने साइड में लिख दिया स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये आ गया हमारा 2500। एक बार स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर होने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा, और फिर इसका एंटी लॉग निकालोगे। एंटी लॉग निकालने से तुमको ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इसका सोल्यूशन मिलेगा सिर्फ। ये देखो ये आ गया वो सोल्यूशन स्क्वायर ब्रैकेट का, सॉल्व किया है मैंने। उसका पूरा आंसर एक्चुअली 10⁻⁴ में आता बेटा, ठीक है 10⁻⁴ में।
ये एंटी लॉग में 4 है ना, तो ये 10⁴ में आता है, तो वो मल्टीप्लाई करने का पूरा हो जाएगा, वो डेसिमल पूरा लास्ट में चला जाएगा और ये नंबर हो जाएगा 15667, तो यहाँ पे 15667 लिखा। ओके, दोनों को ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया। और फिर इसका रूट निकालना है, तो देखो रूट निकालने के लिए पहले लॉग लो, और जो भी आएगा उसको रूट निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। रूट वैसे ही निकलता है 2 से डिवाइड करने का, डिवाइड करने का दिया आया, और इसका क्या निकाल लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालेंगे तो तुम्हारा जेड आ जाएगा। मगर अभी भी हमारा IRMS निकला नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, ERMS अपॉन जेड। तो ERMS तो ऑलरेडी दिया था 110, और अभी हमने जेड निकाला। दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, और जो भी आएगा उसका एंटी लॉग निकालेंगे माइनस करने के बाद। और ये एंटी लॉग आ गया, बार 1 है तो क्या लग जाएगा, 0 पॉइंट लग जाएगा। और इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम अगर आपका सॉल्व हो गया तो एम्पियर में यूनिट डाल देना उसकी ध्यान से, ये तो गड़बड़ हो जाएंगी यूनिट नहीं डालोगे तो। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कैपेसिटी फाइंड करने बोला, कैपेसिटर की मतलब सी फाइंड करने बोला, यहाँ लिखा है सी क्वेश्चन मार्क। इसको सीरीज में डाला है 10 ओम रजिस्टर के साथ, तो सीरीज में यहाँ दिखाया है 10 ओम का रेजिस्टेंस, और 10 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू है दी हुई यहाँ पे। पावर फैक्टर बोला है 0.5। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाइव, इसी को पावर फैक्टर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है R/Z, और इसकी वैल्यू दी है 0.5। यहाँ पर उसने RMS करंट दिया हुआ है 80 वोल्ट, RMS वोल्टेज दिया है, RMS EMF दिया है 80 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, एन की वैल्यू दिया 100 हर्ट्ज। तो हमको क्योंकि यहाँ पे R/Z दिया है 0.5, तो ये मदद करेगा हमको सी को, कैपेसिटर्स को, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने में। तो Z का फॉर्मूला हो जाएगा R/0.5, करेक्ट, शिफ्टिंग करके। तो Z का फॉर्मूला जो निकलेगा वो निकलेगा, R की वैल्यू पुट करने के बाद, R की वैल्यू 10 दी थी और अपॉन में 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 100, नीचे बच जाएगा 5, आ जाएगा आंसर 20 ओम्स। अब Z का जो फॉर्मूला बनेगा वो यहाँ पे एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट है। एक्सेल नहीं है ना यहाँ पे, इंडक्टर नहीं है, इसलिए फॉर्मूले में एक्सेल नहीं है, सिर्फ एक्सी का स्क्वायर है और आर स्क्वायर है। एक्सेल होता तो एक्सी भी इंडक्टर होता ना अगर यहाँ पे, तो एक्सेल भी आता, मगर इंडक्टर है ही नहीं, इसलिए एक्सेल नहीं है, सिर्फ एक्सी का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो Z की वैल्यू है, आर की स्क्वायर की वैल्यू, तो एक तरफ ला लो। तो Z की वैल्यू थी 20 और आर की वैल्यू थी 10, स्क्वायर करके माइनस करेंगे, आंसर आया 300। इससे हमको एक्सी स्क्वायर की वैल्यू मिलेंगी, एक्सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएंगे अंडर रूट 300। अंडर रूट 300 को 2 पार्ट में कर देंगे तो 3 का रूट हो जाएगा, और 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, और इंटू में क्या आ जाएगा, 10। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्सी की वैल्यू आ जाएंगी 17.32, करेक्ट। फिर हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है 100 हर्ट्ज, मैंने गलती से 110 लिख दिया, वो एक्चुअली 100 हर्ट्ज है। तो एन की वैल्यू डालूंगा 100, तो 2 पाई इंटू 100 हो जाएगा 200 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। फिर क्या आगे सॉल्व करेंगे, एक्स सी निकालना है, 1/ओमेगा सी। सी का फॉर्मूला, सी की वैल्यू निकालना, तो सी एक तरफ आ जाएगा और एक्स सी चला जाएगा नीचे। फिर ओमेगा की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाली हमने नीचे 200 पाए, और एक्स सी की वैल्यू भी निकाली थी 17.32। अब ऊपर 1 है तो पहले लॉग ऑफ 1 लेंगे, नीचे ये सारे नंबर्स है तो सारे नंबर का लॉग दिया हुआ है। नीचे सारे नंबर जो थे उनको पहले ऐड कर देना, उनका लॉग लेके सबसे पहले क्या करना, ऐड। और 1 का लॉग तो होता ही बड़ा इजी, 0.002। अब ये वाला समझो ध्यान से, हाँ। इसमें पहले वाले नंबर में 10 चाहिए हमको माइनस करने के लिए, तो पहले वाले में 10 है तो आगे वाले नंबर में 9, उसके आगे वाले नंबर में 9, उसके आगे वाले नंबर में क्या बचेगा, 9। और लास्ट वाले नंबर में कुछ भी नहीं है तो बार 1 क्या बचेगा, बार 1। फिर लास्ट में जब इसको माइनस करने जाऊंगा ना, माइनस करूंगे पूरे नंबर को माइनस करना, तो लास्ट में बचेगा -1, और ये वाला माइनस मिला के -4। -1 -4 क्या होगा, -5। और फिर जब एंटी लॉग निकाल लोगे 96 का 3 का 6 में, 96 का 3 का 6 में, तो ये जो -5 है 10⁻⁵ होगा। आंसर ना हमको माइक्रोफेराड में निकाल लेना चाहिए, ज्यादा बेटर होगा। तो -5 का -6 करना पड़ेगा। -6 फेराड करने के लिए मैंने 99.1 का 91.96 कर दिया, और ये हमारा आंसर 10⁻⁶ में आने आ गया, यानी कि माइक्रोफेराड में आ गया। तो ये कैपेसिटेंस निकाल लिया हमने। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन उन्होंने टाइम रिक्वायर्ड करने बोला। ये क्वेश्चन आ सकता है तुमको, बड़ा इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से। 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, टाइम निकालने बोला।
जब करंट जो है फाइनली पहुंच जाए आरएमएस वैल्यू तक, कहाँ तक पहुंच जाए, फाइनल वैल्यू जो उसकी चेंज होके जीरो से कहाँ तक पहुंच जाए, आरएमएस वैल्यू। तो ये आरएमएस वैल्यू कहाँ से चालू हुआ, इनिशियली जीरो से, और जीरो से कहाँ तक, आरएमएस वैल्यू। इसके लिए कितना टाइम लगेगा वो टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है। तो हमको पता है साइनसॉइडल करंट है, तो आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा, जिसमें से उसने बोला कि आई की वैल्यू रखो, क्या रखो, आई की वैल्यू आरएमएस रखो, आई आरएमएस रखो। ये देखो आई इज इक्वल टू आई आरएमएस रख देंगे, आई की जगह पे रख देंगे आई आर एम एस, करेक्ट। आई की जगह पे क्या रख देंगे, आई आर एम एस। आई नॉट साइन ओमेगा टी एज इट इज है, मगर हमको पता है कि आई नॉट का भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई आर आई आर एम एस इंटू रूट टू। कैसे, आई आर एम एस का फॉर्मूला याद है, आई नॉट बाय रूट टू। तो वही रूट टू आई आर एम एस के साथ जाएगा, तो किसकी वैल्यू मिलेंगी, आई नॉट। बस वही आई नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई आर एम एस इंटू रूट टू। तो यहाँ पे मैंने वो आई नॉट की जगह पे, देखो ये जो आई नॉट है इसकी जगह पे डाला है आई आर एम एस इंटू रूट टू। बाकी साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा टू पाई एन और इंटू में आ जाएगा टी। ओमेगा की जगह पे आ जाएगा टू पाई एन और इंटू में आ जाएगा टी। तो आई आर एम एस की वैल्यू हो गई वन बाय रूट टू। आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो गई, वन बाय रूट टू। कैसे होंगी भाई, देखो सॉरी ऐसे एक मिस्टेक हो गई, आई आर एम एस की वन बाय रूट टू वैल्यू नहीं है, आई आर एम एस कट जाएगा एक्चुअली, आई एम सॉरी। यहाँ पे आई आर एम एस और आई आर एम एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये रूट टू इधर आ जाएगा इक्वल इधर, तो वो वन बाय रूट टू हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा साइन टू पाई एन टी। तो यहाँ पे टू पाई एन टी, एन की वैल्यू 50 दी थी, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, बचेगा क्या, पाई और टी। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये साइन को हमको उधर ले जाना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और बचेगा क्या, वन बाय रूट टू, इधर बच जाएगा 100 पाई टी। साइन इनवर्स वन बाय रूट टू होता है पाई बाय फोर। कैसे, हमको पता है कि जो साइन इनवर्स वन बाय रूट टू होता है वो होता है 45 डिग्री पे, कितने पे होता है, 45 डिग्री। और हम डिग्री में आंसर नहीं लिख सकते, इसलिए रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 45 डिग्री मतलब क्या होता है, पाई बाय फोर रेडियन, करेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा 100 पाई टी, तो पाई पाई दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, कैंसर। और टी की वैल्यू आ जाएंगी 1/400। तो 1/4 तो मैंने एज इट इज दे दिया, और ये जो दो जीरो है इनको ऊपर लाया, 10⁻⁻2 हो गया। 1/4 की वैल्यू थी 0.25, 10⁻⁻2 ऐसे आ गया। तो पॉइंट को एक डिजिट आगे लेंगे तो वो 10⁻³ हो जाएगा, और बुक से आंसर मैच हो जाएगा, और टाइम की यूनिट ध्यान से लिख देंगे सेकेंड। ओके, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा इस क्वेश्चन पे है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। इस पे हमको उसने फ्रीक्वेंसी दिया है 1 मेगा हर्ट्ज, यानी कि 10⁻⁻6, 10⁻+6 है। ये एम का मतलब होता है मेगा, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। इसने बोला कि 101.4 माइक्रो हेनरी का इंडक्टेंस है, मतलब एल की वैल्यू बोला उसने माइक्रो हेनरी में, तो ये देखो माइक्रो हेनरी, माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6। यहाँ पे उसका 10⁻⁻6 लगा। और कैपेसिटेंस निकालने की बात कर रहे हैं वो पिको फेराड में, किसमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, पिको फेराड। तो देखो क्वेश्चन बड़ा इजी है, उसने बोला कि कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस का, वो भी पिको फेराड में, जब हमारे पास इट्स सेल्फ इंडक्टेंस हो माइक्रो हेनरी में, और ऑक्सीलेट करना चाहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बोला है 1 मेगा हर्ट्ज, और हमारा जो करंट है वो इस तरीके से ऑक्सीलेट करना चाहिए, इतनी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करना चाहिए, ऐसा हमको एल और सी की वैल्यू सेट करना है। अब एल तो हमारे हाथ में है नहीं, क्योंकि एल तो ऑलरेडी सेट है, सिर्फ सेट किसको करना है, सी को, यानी सी की वैल्यू ऐसी फाइंड करना है कि एन की वैल्यू 10⁻⁶ आए, करेक्ट। कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो लेट्स यूज द फॉर्मूला, जस्ट वेट अ सेकंड, स्क्रीन बिगड़ गई। हाँ, तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है, लैगिंग हो जाता है। मैं यहाँ पे रब कर दिया उसको, अब यहाँ पे मैं डालूंगा ओमेगा का फॉर्मूला √LC, ठीक। रूट हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा बेटा, स्क्वायर लग जाएगा, तो रूट हटा दिया, ये बच गया LC, रूट हट गया, वो ओमेगा स्क्वायर हो गया, और सी को उधर ले जाएंगे क्योंकि फाइंड तो उसी को करना है, तो सी को उधर ले जाएंगे बेटा, तो देखो सी चला गया इधर, और ओमेगा स्क्वायर उसकी जगह पे आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई, आ गया स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1.10 1.4, माइक्रो के लिए क्या लगेगा, 10⁻⁻6,
एल की देखो अंदर 2 था, पाए था, और क्या था, एन की वैल्यू 10⁶ मेगाहर्ट्ज है ना, 10⁶, और स्क्वायर की जगह पे ध्यान से स्क्वायर लिखो। फिर क्या, बस वो 6.24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 6.28 आएगा। तो ये देखो यहाँ पे करना पड़ेगा उसको, अगली स्टेप में लिखा है मैंने, देखो कैसे लिखा है। यहाँ पे ऊपर लॉग, ऊपर न्यूमरेटर में 1 था तो ये 1 का लॉग लिया, और नीचे जो है 1.104 है, और 3 ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया था, 6.28। बस उसको स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर है तो देखो स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये देखो स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर के लिए, इसलिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया उसको। सिर्फ ले दे के रह क्या जाएगा, 10⁻, देखो 10⁻⁻6 है, और ये 6 2 सा कितना हो जाएगा 12, तो -6 12 क्या होगा -6, और -6 ऊपर ले जाएंगे, सॉरी -6 + 12 क्या होगा +6, +6 ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, +6 आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो +6 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -6, 10⁻⁻6। वो आखिरी तक एज इट इज चलता रहेगा, आंसर में देखना, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। फिर वही log 1 निकालो, और ये दोनों नंबर को पहले तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो यहाँ पे, और फिर ये जो दोनों नंबर है इनको क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड करके लिख दो, फिर माइनस कर लो यहाँ पे, वही वाली सिचुएशन होगी, आखिरी में बार वन बचेंगे, बार वन और -3 मिला के क्या हो जाएगा -4, और फिर उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, और 10 के पावर में क्या आ जाएगा, यही वाला -4 आ जाएगा, बार 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10⁻⁻10 में आ जाएगा आंसर, और फिर पॉइंट को 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो वो 250.1 हो जाएगा, और उसकी 2 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 10⁻10 की जगह पे मिलेगा 10⁻12, और 10⁻12 को ही बोलते पिको, तो हमारा आंसर पिको में बोला था, तो हमारा 250.1 पिको। कैपेसिटेंस यूनिट क्या होती है, फेराड, तो फेराड का एफ लगा हुआ है वहां पे, ओके। तो इस तरीके से इतना कैपेसिटेंस लगाओगे तो बराबर वो फ्रीक्वेंसी से हमारा करंट वाइब्रेट करेगा सर्किट में, ओके। और अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आएगा, लास्ट के 2 3 क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। अभी मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ लेक्चर, ओके, थैंक यू।